आयसन, ऐसा नहीं सोचते बेटा, मम्मी भी प्यार करती हैं आपसे, वो बस जाहिर नहीं करती। जुनैद ने कहा तो आयसन कुछ बोलने लगी कि जुनैद ने उसे चुप करवा दिया। बस अब बाकी बातें सुबह करेंगे, अभी सो जाओ जल्दी, सुबह पहला दिन है, कहीं लेट ना हो जाए। जुनैद की बात पर वो कुछ सोचती रही। आयसन बेटा आंखें बंद करो और सो जाओ। जुनैद के दोबारा कहने पर उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली और फिर बहुत जल्द ही नींद की परी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। चलो जल्दी से देखो टाइम कितना हो गया है। जुनैद इसे शूज़ पहनाते हुए बार बार यही बात कर रहे थे। उन्हें भी कराची के लिए निकलना था, इससे पहले आयसन को रेडी करना था। चलो अब जल्दी से, दामिल वेट कर रहा होगा नीचे। वो शूज़ पहनाकर खड़े हुए। डैडी मुझे वॉशरूम जाना है। आयसन ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा तो जुनैद उसे गौर से देखा और फिर ठीक है जल्दी जाओ और नीचे ही आ जाना, मैं नीचे जा रहा हूँ तुम्हारा बैग लेकर। जुनैद ने कहा तो वह जल्दी से इस बात में सर हिलाकर वॉशरूम चली गई, जबकि जुनैद ने अपने कदम नीचे की जानिब बढ़ा दिए जहाँ दामिल इसका वेट कर रहा था। अम्मी मैंने खा लिया है, बस आयसन आती होगी, मैं चलता हूँ। दामिल ने जल्दी से चाय का कप उठाकर मुंह से लगाया और जल्दी से चाय ख़त्म करके बाहर की राह ली, जबकि समीना चाह कर भी उसे कुछ न कह सकी क्योंकि जुनैद नीचे आते उन्हें देख के गए थे। पता नहीं कहाँ से आ गए ये दोनों बाप बेटी हमारी ज़िंदगी में, मर जाते तो जान छूट जाती। समीना ने तो जो मुंह में आया कह दिया, मगर सयाने कहते हैं रोज़ दिन में एक वक्त होता है कबूलियत का। दामिल मेरी बात सुनो। जुनैद ने बाहर आकर दामिल को मुखातिब किया जो गाड़ी के पास कंधे पर बैग टांगकर खड़ा आयसन का वेट कर रहा था। चाचू आयसन कहाँ है, देर हो रही है स्कूल से। दामिल ने नरम लहजे में पूछा। हाँ वो वॉशरूम गई है, आ रही है, तुम मुझ पर एक और एहसान कर दोगे बेटा। जुनैद की बात सुनकर दामिल फौरन उनके करीब आया। जी जी चाचू हुक्म करें। बेटा आयसन का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत मासूम है, लोग उसे कच्चा खा जाएंगे, इसका साथ कभी मत छोड़ना, इसको हमेशा गाइड करना और सबसे बड़ी बात इसके करीब रहना, इसे अच्छा दोस्त बना लेना, मुझे यकीन है तुम सब कर लोगे। जुनैद की बात पर दामिल सोच में तो पड़ा था, मगर फिर उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। जी चाचू आप बेफिक्र हैं, खुद से ज़्यादा इसकी हिफाजत करूंगा, जो परेशानी हुई आपसे पहले मैं इसका ध्यान रखूंगा, डोंट वरी। दामिल की बात सुनकर जुनैद को दोबारा एक मुतमईन सा एहसास हुआ। आयसन भी आ गई। दामिल ने जुनैद के पीछे आराम से आती हुई आयसन को देखकर कहा तो जुनैद ने पीछे मुड़कर देखा। जाओ जल्दी और पढ़ाई पर तवज्जो देना, फालतू बातें नहीं सोचना। जुनैद ने कहा तो आयसन ने सुनकर सर हिलाया और अपनी गाड़ी में बैठ गई। दामिल ख्याल रखना इसका, जुनैद ने दामिल को कहा तो वो भी मुस्कुराकर सर हिलाकर गाड़ी में बैठ गया। जी जुनैद, जब तक वहीं खड़े गाड़ी को देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। गाड़ी के मेन गेट से जाते ही जुनैद ने कदम हवेली के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दिए। इनको कराची जाने से पहले दादी से मिलकर कुछ बातें डिस्कस करनी थी बिजनेस के हवाले से। वो चुपचाप गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर भागते दरख्तों को देख रही थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हर थोड़ा रास्ता तय करने पर बड़े बड़े दरख्त और दूर तक फैली सरसब्ज जमीन नजर आ रही थी। किसी जमीन पर तो पीले फूल भी दिख रहे थे। उसे याद आया डैडी ने बताया था ये सरसों के खेत होते हैं, इसे लोग पकाकर खाते भी हैं, इससे तेल भी निकलता है। वो बाहर देख रही थी, इसे ये सब अच्छा लगता था, ये पाकिस्तान, ये गांव, यहाँ के खेत, बस यहाँ के लोग बहुत गुस्से वाले थे। उसने गर्दन मुड़कर देखा तो दामिल भी बाहर देख रहा था। इसने इसका जायजा लिया जिसका रंग गोरा था, इसके बाप की तरह बाल काले से सलीके से सेट किए हुए थे और हाथ में ब्लैक वॉच जच रही थी। वो बिलाशुबा हसीन था। आयसन को हवेली में ये वाहिद था जो हमेशा जब भी इसके सामने आया मुस्कुराता हुआ ही आ रहा था, मगर वो फिर भी डरती थी कि जबकि अब नॉर्मल थे, दादी को भी दोबारा गुस्सा करते नहीं देखा था। तुम्हें गांव कैसा लगा और हमारी ज़मीनें? वो जो सीधी देख रही थी अब इसके सवाल पर चौंक गई और इस बात में सर हिलाया। अच्छी थी। एक बात पूछूं, सच बताओगी? दामिल के कहने पर उसने सर हिलाया जबकि बोला कुछ नहीं। तुम सबसे डरती क्यों हो? सब प्यार करते हैं तुमसे और तुम हम सबसे दूर भागती हो। दामिल की बात पर उसने गोद में रखे बैग के जिप को छेड़ा। मैं डरती नहीं हूँ। दामिल के कानों में हल्की नरम आवाज़ पड़ी। डरती हूँ तभी तो हम सबसे बात नहीं करती। दामिल तंज करके बाहर नजर डाली। देखो आयसन, चाचू ठीक कहते हैं, फालतू बातें ना सोचा करो। जो बात कंफ्यूज करे मुझे या फिर चाचू से पूछो, मगर डरना अच्छी बात नहीं गुड़िया। इसके हाथ बैग के जिप के साथ खेलते हुए थमे थे। बेख्तियार ही इसने नजर उठाकर इसे देखा जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इसे अच्छा लगा इसका गुड़िया कहना और थोड़ी वो हैरान भी हुई क्योंकि आज तक इसके डैडी के अलावा आज तक किसी ने प्यार से तो क्या हंसकर भी बात नहीं की थी। जिसने अभी तक इसकी रंगत को देखकर मजाक नहीं बनाया था वो था दामिल शाह। इसे बाप के बाद जिससे खौफ नहीं आया था वो दामिल शाह था। इसे वो अच्छा लगा था और फिर इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जिसे देखकर दामिल की मुस्कान और गहरी हो गई। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, प्यारी लगती हो बहुत, दामिल ने कहकर नजरें बाहर गाड़ ली तो आयसन ने भी मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी जहाँ अभी तक दरख्त भाग रहे थे।
तो मुझे वहाँ पहुँच कर कॉल कर देना, मैं उस आदमी को भेज दूंगा, वो तुम्हें समझा देगा सब। दादी ने फाइल खोल कर देखते हुए कहा। जी दादी, मैं समझ लूंगा सब, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा इंशाल्लाह, जुनेद ने पुरुमीद होकर कहा। तो दादी ने इस बात में सर हिलाया और फाइल सामने टेबल पर रख दी। बस जा तो रहे हो, वहाँ से दूसरी करके ना ले आना, ये ना हो कि कुछ साल बाद पता लग रहा हो कि जनाब जुनेद शाह साहब कराची में शादी करके बैठे। तर्ज पर जुनेद ने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर ली। दादी, ऐसी बात नहीं, जो हुआ वो मुझसे गलती से हुआ, कम उम्र था। नाना जुनेद, कम उम्र तो बिल्कुल नहीं कहना। दादी ने इनकी बात को बीच में ही काट दिया, जबकि जुनेद को ना चाहते हुए भी ज़बान को लगाम लगाना पड़ा। तुम पूरे 20 साल के थे। 20 साल का लड़का कोई छोटा बच्चा नहीं होता। तुम्हें मैंने इटली भेजा क्योंकि तुम जवान थे, बड़े थे, समझदार थे। दादी की बात सुनकर उसका सर मजीद झुक गया। दादी, माफ़ कर दें, अब तो मुझे गलती का एहसास भी हो गया, जुनेद ना चाहते हुए भी कह दिया। हाँ, गलती। दादी तंजिया हंसे और जुनेद ने इन्हें सर उठाकर देखा। दादी इतनी जल्दी नहीं मानने वाले थे, इसे पता था वो बहुत ज़िद्दी हैं, मगर मान जाएंगे बहुत जल्द, इसे यकीन था। अब जाओ, कराची पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, दादी ने कहा तो इस बात में सर हिलाकर उठे। वो दरवाजे तक पहुंचकर कुछ याद आने पर रोके और फिर दादी की तरफ मुड़े। दादी, आयसन का ख्याल रखना जब तक मैं नहीं आ जाता। इसकी जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हूँ, मेरा बचपन देखकर ही इसका ख्याल रख लेना। वक्त के लिए नफ़रत को साइड पर रख दीजिएगा प्लीज़। उनकी बात सुनकर दादी चुप हो गए, फिर हौले से इस बात में सर हिलाया। इन्हें भी पता था औलाद क्या चीज़ है, वो अपनी औलाद की खातिर ही इसकी औलाद का ध्यान रखेंगे। जुनेद को तसल्ली हुई तो वो मुस्कुराते हुए बाहर चले गए, नए सफ़र के लिए, लेकिन सब आने वाले हालात और क़यामत से बेखबर थे। वो क्लास में बैठी थी, इसे दामिल ही छोड़कर गया था। सब इसे हैरत से देख रहे थे, शायद वो न्यू थी तभी। आपका नाम क्या है बेटा? वो सबको देख रही थी। टीचर की आवाज़ पर फ़ौरन टीचर को देखा और फिर अपनी जगह पर खड़ी हुई। आयसन। सॉरी, इसने इतने हल्के में कहा था कि टीचर को दोबारा पूछना पड़ा। आयसन, इसने अब थोड़ा ऊंचा कहा तो इसके बराबर में बैठी लड़की ने बेख्तियारी से देखा पहले से और फिर इसके कांपते हाथों को। टीचर ने मुस्कुराकर इसे बैठने का इशारा किया और इशारे मिलते ही वो फ़ौरन बैठ गई, जैसे वो उसी के इंतज़ार में थी। कहाँ रहती हो? इसके बराबर में बैठी लड़की ने पूछा तो आयसन ने नफ़ी में सर हिलाया। क्या? उसे समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता, बस एक बहुत बड़ी हवेली है। आयसन की बात सुनकर इस लड़की ने इसे गौर से देखा। क्या कहीं दूर से रहने आई हो? लड़की की बात पर आयसन ने इस बात में सर हिलाया। हाँ। कहाँ से? इटली से, आयसन ने कहकर अपनी बुक निकाली। वाह, रियली? तुम इटली से हो? इस लड़की की आंखें चमकी जैसे कोई अजूबे का नाम सुन लिया। मेरा नाम जैनब है, तुमसे मिलकर खुशी हुई आयसन। जैनब की बात सुनकर आयसन ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ दे दिया। तो आज से हम दोस्त? जैनब ने पूछा तो आयसन ने इसे गौर से देखा। वो प्यारी थी, ब्राउन आंखें, गुलाबी होंठ, दुधियाली रंगत। वो प्यारी थी, बल्कि इसकी डॉल की तरह थी। दोस्त? आयसन ने इसकी बात दोहराई। हाँ दोस्त, हम दोस्त हैं ना आज से। जैनब अच्छे दिल की थी, इस बात का अंदाज़ा तो हो गया था आयसन को। हाँ ठीक है, इसने मुस्कुराकर कहकर बुक खोलकर सामने रख ली और फिर इस टॉपिक पर नोट करने लगी जो टीचर पढ़ा रही थी। इटली में तो ऐसे स्कूल नहीं होते होंगे ना? जैनब ने उसके कान की तरफ झुककर सरगोशी की। नहीं, वो अलग होते हैं, वहाँ उर्दू नहीं बोलते। आयसन ने कहा। तुम्हें कैसे उर्दू आती है फिर? जैनब को समझ नहीं आई, भला इससे कैसे उर्दू आ सकती है। मेरे डैडी मुझसे उर्दू में ही बात करते थे, उन्होंने कभी मुझसे इंग्लिश या इटालियन में बात नहीं की। बस मम्मी थी जो इंग्लिश और इटालियन में मुझसे मुखातिब होती थी। आयसन की बात सुनकर इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ओह अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तीनों ज़बान आती हैं, तुम मुझे भी सिखा देना, मैं अपने भाई को चिढ़ाऊँगी। वो कहती हंसने लगी तो आयसन भी मुस्कुरा दी। वो जितना डर रही थी स्कूल आने से कि कहीं बच्चे भी सब उसका मजाक न बनाएं, मगर यहाँ तो आकर ऐसा कुछ नहीं था जैसा उसने सोचा था। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना इटली की तो पता नहीं यहाँ की टीचर पनिश कर देती हैं। जैनब के कहने पर उसने इस बात में सर हिलाकर बुक के जानिब मुतवज्जह हो गई। बैल की आवाज़ बस गूंजने की देर थी कि स्कूल के सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों से भागते हुए बाहर आ गए। कुछ उछल कूद कर रहे थे तो कुछ आराम से दोस्तों के साथ बातें करते चले जा रहे थे। इन्हीं में दामिल शाह भी था जो अपने हम उम्र दोस्त के साथ आयसन की क्लास की तरफ आ रहा था। इसे पता था आयसन ने डर की वजह से बाहर नहीं आना, इसलिए जब तक ब्रेक चल रहा था वो आयसन के साथ ही बैठेगा। बैल की आवाज़ बस गूंजने की देर थी कि स्कूल के सारे बच्चे अपनी क्लासों से भागते हुए बाहर आ गए। इसने आगे वाली डेस्क पर देखा जहाँ 2 बच्चे बाहर जाने वाले थे। इससे पीछे देखा जहाँ एक लड़की खड़ी थी। इसके पीछे देखा तो आयसन खिड़की से बाहर देखती हुई इसे नजर आई। वो रही। दामिल ने बेख्तियार कहा। कहाँ? उसके दोस्त ने भी सुनकर क्लास में नज़र घुमाई। तुम एंजॉय करो, मैं आयसन को वक्त दूंगा। दामिल ने कहा तो इसका दोस्त इसे देखने लगा।
क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा हाँ देखो यार, मैं तुम्हें ले जाता मगर वो अभी किसी न्यू को देखेगी तो फिर खौफ खाएगी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा, दामिल ने कहा तो इसने अंदर देखा। ठीक है तुम जाओ अपनी कज़न के पास, में बाहर जाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर कहता हुआ वहाँ से चला गया। तो दामिल भी क्लास के अंदर कदम बढ़ाया, उसके पास आकर खड़ा हो गया, मगर आयसन बाहर देखने में इतनी मगन थी कि इसे पता ही नहीं चला कि दामिल इसके बराबर में बैठा हुआ है। आयसन, दामिल ने इसका नाम लिया तो आयसन ने खिड़की से नजर हटाकर अपने बराबर बैठे दामिल को देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसी हो आयसन, पहला दिन कैसा रहा? दामिल ने पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी कोई दोस्त बनी यहाँ या अभी बस सबसे डर लग रहा है? दामिल ने पूछा तो उसे ज़ैनब याद आई। हाँ मेरे साथ बैठी थी, वो अभी बाहर गई है, वो मेरी दोस्त बनी है, वो बहुत अच्छी है। आयसन की बात सुनकर दामिल इसकी तरफ घूमा। अच्छा वाकई, क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? ज़ैनब नाम है उसका, वो बताकर कुछ सोचने लगी। मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी सिटी का नाम क्या है? आयसन ने पूछा तो दामिल ने कहा हम हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन आबाई घर हमारा मुल्तान में है। दामिल ने पूरा बताया उसे। ये आबाई घर क्या होता है? आयसन को समझ नहीं आई तो इसने पूछ लिया। आबाई घर का मतलब वो घर जहाँ हमारे बाप दादा शुरू से रहते थे। अब जैसे दाजी का बचपन मुल्तान में गुजरा। दाजी भी छोटे थे? दामिल की बात को काटकर उसने पूछा तो दामिल इसके सवाल पर गौर करने लगा और जब समझ आया तो हंस दिया। हाँ ना, दाजी भी छोटे थे जैसे अभी तुम हो, दामिल ने हंसते हुए कहा तो वो भी शर्मिंदा सी मुस्कुरा दी। मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था और इसी क्लास में पढ़ता था, मैं भी। दामिल ने अपने से कुछ फासले पर रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। इस तरफ बैठता था और जब मैं पहली बार स्कूल आया था बहुत रोता था। अम्मी मुझे थप्पड़ मारकर स्कूल के लिए तैयार करती थी। दामिल बताकर हंसने लगा तो आयसन को भी हंसी आ गई और पहली बार दामिल ने देखा इसकी मुस्कान कितनी प्यारी थी। दामिल ने पहली बार गौर किया था कि इसके दोनों गाल पर गहरे गड्ढे पड़ रहे थे जो इसकी मुस्कुराहट को और भी हसीन बना रहे थे। ऐसा एहसास हुआ अगर वो सांवली ना होती ज़रूर हुस्न की मलका होती। वो बस सांवली थी लेकिन इसके नक्श बहुत हसीन थे और सबसे प्यारी उसकी मुस्कान थी जो दामिल को बेहद पसंद आई। तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है आयसन। दामिल की बात सुनकर इसे डैडी की बात याद आ गई। वो भी अक्सर कहते थे कि मेरी गुड़िया की हंसी बहुत खूबसूरत है और वह समझती थी कि वो बाप है, प्यार करते हैं तभी इन्हें मैं अच्छी लगती हूँ। मगर आज उसे खुद में अपनी मुस्कान पसंद आई जब दामिल ने भी इसकी तारीफ़ की। मेरे डैडी भी यही कहते हैं, उसने कहा और फिर कुछ याद आने पर इसने पूछा। डैडी रात तक आ जाएंगे ना? उसने दामिल से पूछा। हाँ हाँ रात तक आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो, दामिल ने कहकर अपने हाथ में पहनी घड़ी देखी। चलो अब तुम क्लास लो, ब्रेक ऑफ होने वाला है और टीचर भी अभी आने वाली हैं। और हाँ, वो कुछ याद आने पर रुका। आज तुमने जिस तरह से कुरान शरीफ भी पढ़ना है तो तैयार रहना, दामिल कहता वहाँ से चला गया। दामिल के बाहर जाती आयसन को ज़ैनब आती हुई दिखाई दी जो उसकी तरफ ही आ रही थी। जुनेद अब आदमी से मुसाफा करके आगे आ गए थे। अब जेब से मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। इनके चेहरे से लग रहा था जिस काम के लिए आए थे वो हो गया है और एक इत्मीनान था चेहरे पे। अस्सलाम वालेकुम दाजी। दाजी ने फ़ोन उठाते ही उन्होंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ काम का? दाजी ने फ़ौरन पूछा। जी दाजी काम तो हो गया है, बस नेक्स्ट संडे आना होगा, वो मैं आ जाऊँगा। जुनेद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोला। ठीक है अभी आ जाओ। फिर दाजी ने भी आगे से जवाब दिया। जी दाजी आयसन आ गई स्कूल से? जुनेद ने पूछा था। तो दाजी ने सिगरेट को एशट्री में रखा था। हाँ आ गई थी, दामिल के साथ अभी युसरा के कमरे में है, दाजी ने कहा तो जुनेद ने सुख का सांस लिया, वरना इन्हें आयसन की ही फिक्र थी। अच्छा दाजी फिर मैं आ रहा हूँ, आयसन पूछे तो कह दीजिएगा बस आने वाले हैं, वरना वो परेशान हो जाएगी। जुनेद की बात सुनकर दाजी चुप हो गए। दाजी सोचने लगी कि कितना प्यार करता है अपनी बेटी से जैसे वो जुनेद से करते हैं। बिल्कुल वही प्यार जुनेद भी अपनी औलाद से करता है। ठीक है आ जाओ, खैरियत से आना बेटा, अल्लाह हाफिज़। दाजी ने कहकर कॉल काट दी, मगर जुनेद उसके एक लफ्ज़ बेटा पर मुस्कुरा उठा। कितने सालों बाद दाजी ने ये लफ्ज़ कहा था ना। उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की, तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा जो अगले ही लम्हे ठीक हो गया। एक तो इतना परेशान हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता। अब डॉक्टर के पास जाकर कोई ताकत की दवा लिखवाऊंगा ताकि और काम आसानी से कर सकूँ, उन्होंने कहकर दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और फिर अगले ही लम्हे इनकी गाड़ी रोड पर चलती हुई दिखाई दे रही थी। जी तो आयसन सबसे पहले हम कायदा पढ़ेंगे ताकि आपको आगे कुरान शरीफ पढ़ने में आसानी हो। दूसरा इसके सर पर दुपट्टा स्कार्फ की शक्ल में बांधते हुए बोली। आप ही मुझे कायदा आता है पढ़ना, डैडी ने मुझे सिखाया था। आयसन के आप ही बोलने पर इसरा इसके गाल पर प्यार किया। तो फिर हम कुरान पाक पढ़ लेते हैं, आ जाओ। वो इसरा को बेड पर बैठने का कहकर खुद अलमारी के पास गई और जब वापस आई तो इसके हाथ में कुरान पाक था जिसे उसने सीने से लगाया हुआ था। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसरा ने कुरान पाक को अदब से अपने और आयसन के दरमियान में रखा और आयसन को कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयसन ने भी इसकी नकल में कहा। इसका मतलब पता है जो अभी आपने पढ़ा है? युसरा के कहने पर आयसन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इसका मतलब है
शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। यूसरा ने कहा तो इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वैसे कुरान पाक की पहली सूरत इकरा है, जिसे कुरान पाक में सूरतुल अक का नाम दिया गया है, लेकिन हम तरतीब के हवाले से देखें तो जो सूरत पहले आती है वो सूरह फातिहा है, जो अभी हम पढ़ेंगे। यूसरा ने कहकर कुरान पाक को चूम कर फिर आंखों से लगाकर अदब से खोला। पढ़ें? यूसरा ने पूछा तो आयशा ने इस बात में सर हिलाया। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तुझी को पूछें और तुझे से मदद चाहें, हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता इनका जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। दूसरा ने पूरी सूरत पढ़ा कर आयसन को देखा तो आयसन कुछ कंफ्यूज सी लगी उसे। क्या हुआ आयसन, कुछ समझ नहीं आया? दूसरा के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा बताओ क्या समझ नहीं आया? दूसरा ने पूछा। मुझे अरबी पढ़नी आती है लेकिन समझ नहीं। डैडी कहते हैं कुरान पाक को हमेशा समझ कर पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ अल्लाह पाक हमें क्या हुक्म देते हैं, किन चीज़ों से मना करते हैं। और डैडी ये भी कहते हैं कि कुरान पाक जो जब तक समझना नहीं तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। कुरान पाक तो समझने के लिए उतारा है अल्लाह पाक ने। आसन की बात सुनकर यूसरा के लबों पर हल्की नरम सी मुस्कान आ गई। वो समझ गई थी कि अब हर सूरत पढ़ाने के बाद आयसन को समझाना भी होगा। अच्छा तो मैं आपको इस सूरत का मतलब बताती हूँ कि अल्लाह पाक इसमें क्या फरमा रहा है। यूसरा ने कुरान पाक को चूमा और आराम से अदब से इसे बंद करके आयसन की तरफ मुतवज्जो हुई। इस सूरत में है कि जितनी तारीफ़ खूबियाँ हैं वो सब सिर्फ अल्लाह पाक के लिए, यानी जैसे कभी हम क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लाए तो ये भी अल्लाह की तारीफ़ है और उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। आयसन को समझ आई तो उसने सर हिलाया और फिर आगे गौर करने लगी। रोज़े जज़ा का मालिक मतलब उस दिन का मालिक जिस दिन हमसे सवाल जवाब होंगे, जिस दिन नामा अमाल हमारे हाथ में दिया जाएगा। नामा अमाल क्या होता है? आयसन ने बात काट कर पूछा। नामा अमाल मतलब हमारे अमाल, जो काम हम करते हैं अच्छे बुरे, वो सब नामा अमाल में लिखा होगा। हमने दुनिया में क्या क्या किस किस मकसद के लिए भेजा गया, हमने ज़िंदगी कहाँ बर्बाद कर डाली। यूँ समझो अभी हमारे इम्तिहान चल रहे हैं। इस दिन हमारे हाथ में रिज़ल्ट दिया जाएगा नामा अमाल की सूरत में। अब आगे चलते हैं, यूसरा ने कहकर आगे कहा। जब हम ये सूरत पढ़ते हैं तो हम अल्लाह पाक से कह रहे होते हैं कि अल्लाह पाक हम बस आपको ही मानते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। और इस सूरत में हम अल्लाह की तारीफ़ के साथ साथ अपने लिए भी दुआ करते हैं। हम अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें गुनाह से बचा ले। हम अगर गलत काम की तरफ जाएं तो हमें अपनी रहमत से रोक ले, हमें गुनाहगार में शामिल ना होने दे और हमें इन नेक लोगों में शामिल कर जिन पर तूने एहसान किया, जिन्हें तूने दोस्त रखा, जिन्हें तू पसंद करता है, और दूर रख उन लोगों से जिन पर अजाब आया, जिसको तू दुश्मन रखता है, जो तुझे पसंद नहीं है। हमें वो बना दे जिससे बस तू मोहब्बत करता है। आमीन। यूसरा ने समझा कर आमीन कहा तो आयसन ने भी आमीन कहा। अब आ गई समझ? जी आ गई, आयसन ने मुस्कुरा कर कहा। गुड, अब जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, बल्कि मेरे कमरे में ही रहो अभी, क्योंकि चाचू नहीं आए ना, ये आएंगे तब चली जाना। यूसरा की बात पर इसे थोड़ी परेशानी होने लगी। डैडी क्यों नहीं आए अभी तक? आयसन को परेशान देखकर उसने अपने साथ लगाया। कराची दूर है ना, दूसरा शहर है, इसलिए वक्त लग जाता है। मुझे लगता है अब आने वाले होंगे, तुम परेशान ना हो। यूसरा ने प्यार से कहा, मगर आयसन का दिल किसी तौर मुतमईन नहीं हो रहा था। लेकिन अब तो अंधेरा हो रहा है, देखो सूरज अब कहीं नहीं है, और डैड ने कहा था सूरज के जाने से पहले मैं आ जाऊँगा। आयसन की बात सुनकर इसने घड़ी को देखा जो 7 बजे का पता दे रही थी। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं दामिल से कहती हूँ चाचू को कॉल कर ले, शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया हो या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम परेशान ना हो, मैं आती हूँ, दामिल को कहकर यूसरा ने इसका स्कार्फ खोलकर सर पर दुपट्टा लिया और फिर आयसन को दिलासा देकर खुद बाहर चली गई ताकि दामिल से चाचू को कॉल करवा सके। जबकि आयसन कभी खिड़की के बाहर आसमान को देखती तो कभी घड़ी को, जो अब 7 से आगे जा रही थी। इससे अब सच में डैड की फिक्र होने लगी थी। हद होती है, इतनी देर कैसे हो सकती है? दादी परेशानी में टहल रहे थे, वहीं बाकी सब भी परेशान थे। बस आयसन ही यूसरा के कमरे में थी, बाकी सब हॉल में मौजूद थे। दादी मैंने उसे कॉल किए मगर नंबर बंद जा रहा है। आतिफ दोबारा मोबाइल पर कॉल मिलाकर देखा। अब्बू शायद बैटरी लो हो गई हो, दामिल ने सोच समझ कर कहा। चाचू के साथ क्या कोई ड्राइवर नहीं गया या कोई मुलाजिम? यूसरा ने आतिफ, दादी और दामिल को देखकर पूछा। नहीं, उसने कहा वो अकेला चला जाएगा, गलती की बहुत बड़ी जो उसके साथ किसी को भेजा नहीं। दादी परेशानी के मारे कभी बाहर दरवाजे को देखते तो कभी दीवार पर लगी घड़ी को देखते। आ जाएगा, आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा है जो गुम हो जाएगा, समीना ने आईब्रो उठाकर कहा तो दादी ने रुककर समीना को और फिर आतिफ को देखा।
आतिफ अपनी बीवी को कहो अभी चुप हो जाए, हर वक्त का भूलना अच्छा नहीं होता। दादी की बात सुनकर समीना थोड़ी डर तो गई थी, इसलिए चुप करके बैठ गई। आयसन कहाँ है? दामिल ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। जब आयसन कहीं नज़र नहीं आई तो उसने युसरा से पूछा। वो मेरे कमरे में है, वो भी परेशान हो रही है चाचू के लिए। युसरा के कहने पर दादी ने रुककर उसने कुछ खाया? दामिल को फिक्र हुई। नहीं, कुरान शरीफ पढ़कर बस चाचू का ही पूछा। युसरा ने नफ़ी की। और स्कूल से आके कुछ खाया था? दामिल ने अगला सवाल किया तो दादी भी युसरा का जवाब सुनने के लिए खड़े हो गए। हाँ, दोपहर में चिप्स खाए थे। चिप्स से क्या पेट भरता है भला? दामिल को आयसन की फिक्र होने लगी, जबकि दादी ने एक नज़र दोबारा दरवाजे पर डाली जहाँ किसी का कोई अता पता नहीं था। आतिफ गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन चलते हैं। दादी की बात सुनकर युसरा के साथ समीना भी खड़ी हो गई, जबकि आतिफ और दामिल पहले ही से जो खड़े थे अब दादी की बात पर गौर कर रहे थे। दादी आप घर पर रहें, मैं अब्बू के साथ चला जाता हूँ, दामिल ने कहा तो दादी को गुस्सा आ गया। तुम बच्चे हो, यहीं रुको और जाके आयसन को देखो, मैं जाता हूँ तुम्हारे बाप के साथ। चलो आतिफ जल्दी, दादी कहकर खुद बाहर की जानिब चले गए। तो आतिफ ने भी बाहर की राह ली, जबकि दामिल बस वहीं खड़ा रह गया। जाओ संभालो अपनी चाचू की गुड़िया को। समीना गुस्से से नाक से मक्खी उड़ाकर कहती अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि युसरा और दामिल ने अपनी माँ को अफसोस से देखकर अपने कदम युसरा के कमरे की जानिब बढ़ा दिए, जहाँ पर आयसन परेशान बैठी थी। मेरा बेटा सुबह से घर नहीं आया, वो कराची से निकला था मगर घर नहीं पहुंचा, और आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बाद आना। दादी गुस्से से कुर्सी से खड़े हुए तो सामने बैठे पुलिस ऑफिसर ने इन्हें बैठने का इशारा किया तो आतिफ ने भी दादी को देखा। शाहजी आप गुस्सा ना करें, आप बैठे, मैं अभी रिपोर्ट दर्ज करता हूँ, हम अभी ही जुनेद शाह की खोज जारी करते हैं। अफसर की बात सुनकर दादी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। मुझे जल्दी अपने बेटा चाहिए, इसने निकलने से पहले मुझे कॉल की थी और अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, दादी ने फिक्रमंदी से कहा। दादी आप परेशान ना हो, ये पता लगा लेंगे जुनेद का। आतिफ ने इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें तसल्ली दी। जी शाहजी परेशान ना हो आप, हम पता लगा लेंगे, आप बस घर जाएं, हम आपके घर ही आएंगे अच्छी खबर के साथ। अफसर के कहने पर दादी पहले कुछ सोचते हैं और फिर खड़े हुए तो साथ आतिफ भी खड़े हुए। मुझे जल्दी मेरा बेटा ला कर दो, दादी ने उंगली देखकर गुस्से से कहा, और अफसर का कोई भी जवाब सुने बगैर बाहर चले गए। माजरत दादी ज़रा परेशान है इसलिए इतने गुस्से में है, आतिफ ने उनसे हाथ मिलाकर कहा तो अफसर हल्का सा मुस्कुरा दिए। मैं समझ सकता हूँ और शाहजी हमारे बड़े हैं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अफसर शायद शाह फैमिली को जानता था, तभी शाहजी का गुस्सा सह गया। बहुत शुक्रिया, बस अब जुनेद का भी पता लगा ले, आतिफ ने कहा तो अफसर ने इस बात में सर हिलाया तो आतिफ भी दादी के पीछे बाहर चला गया। मेरे डैडी कब तक आएंगे? पीछे आधे घंटे से कोई 20 दफ़ा पूछा जाने वाला सवाल आयसन ने दोबारा पूछा। आ जाएंगे दादी और मेरे अब्बू गए हैं इन्हें लेने, दामिल ने हर बार की तरह वही जवाब दिया जो वो पिछले आधे घंटे से दे रहा था। दामिल और युसरा सोफे पर बैठे थे, जबकि आयसन खिड़की में खड़ी नज़रें मेन गेट पर गाड़ कर खड़ी थी। इसे बस इंतज़ार था कि इसके डैडी यहीं से आएंगे। दामिल मुझे परेशानी हो रही है चाचू की, अगर चाचू के साथ कोई हादसा अल्लाह न करे, आप ही कैसी बातें कर रही हैं आप? आ जाएंगे, कोई मसला आ गया होगा गाड़ी में, आप ये बात आयसन के सामने मत कीजिएगा। दामिल ने हल्की आवाज़ में युसरा को झड़का तो इस बात में सर हिला गई, लेकिन जो बात युसरा ने कही थी वो तो इसके दिमाग में कब से चल रही थी, बस कि अगर ऐसा हो गया तो आयसन का क्या होगा। इसने आयसन को देखा, सिंपल गुलाबी रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने, गले में दुपट्टा डाले, बालों की एक चुटिया बांधे खड़ी थी। कमरे की रोशनी में इसका रंग मज़ीद डल लग रहा था, ऊपर से आंखों में उम्मीद और होठ कुछ पढ़ रहे थे। दामिल ने गौर किया और फिर पूछा, आयसन क्या पढ़ रही हो? दामिल की बात पर युसरा ने भी नज़र उठाकर इसे देखा। आयसन ने मुड़कर दामिल को देखा और फिर युसरा को, आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ डैडी के लिए, पता नहीं डैडी ने पढ़ी होगी या नहीं, तभी पढ़ रही हूँ ताकि अगर कोई परेशानी भी हुई तो टल जाए। आयसन की बात सुनकर दामिल को वो बहुत मासूम लगी, इसे तरस आया। इस पर युसरा ने दिल से दुआ की कि चाचू जल्दी घर आ जाएं, मगर कुछ दुआ कबूल नहीं होती, कुछ दुआ होती हैं जो अल्लाह अपने पास रख लेता है ताकि वो किसी बेहतर वक्त पर हमें हमारी दुआ लौटा दे, और कुछ दुआ होती हैं जिनके बदले हमें इसकी जगह कुछ अच्छा मिल जाता है। अब देखना ये था कि आयसन की दुआ कबूल होती है या इसकी जगह इसे कुछ और मिल जाता है, या फिर इसकी दुआ अल्लाह पाक अपने पास रख लेते हैं। आतिफ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और दादी साथ वाली सीट पर परेशान से बाहर देख रहे थे कि क्या पता कहीं जुनेद नज़र आ जाए। इन्हें एहसास हो रहा था जो किया उन्होंने वो अच्छा नहीं था, इन्हें जुनेद को माफ़ कर देना चाहिए था। अगर शादी कर ली थी तो अब छोड़ भी तो दिया था अपनी बीवी को, और वो भी उनकी एक बेटी को कबूल नहीं कर रहे थे। अब बस एक बार आ जाओ जुनेद, मैं सब माफ़ कर दूंगा, मैं भूल जाऊंगा सब जो तुमने किया, बस एक बार आ जाओ, दादी बाहर देखते हुए दिल में कह रहे थे। दादी आतिफ ने मुखातिब किया तो दादी ने चौंकर इन्हें देखा। हाँ दादी परेशान ना हो, आपकी तबीयत ख़राब होगी, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। आतिफ जो खुद परेशान था
मगर अब अपने बाप को तसल्ली दे रहे थे कि इन्हें भी पता था कि इनके अल्फाज से दाजी को थोड़ी बहुत तसल्ली नहीं हुई होगी, मगर वो कर भी क्या सकते थे। मैं गलत था, मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। दाजी ने अपना खदशा जाहिर किया, जिसे सुनकर आतिफ ने गाड़ी रोक दी। जैसा मैं सोच रहा हूँ, खुदा करे वैसा ना हो। दाजी ने दूर पर चलती गाड़ी की रोशनी को देखते हुए कहा तो आतिफ ने दिल में आमीन कहा। रात से सुबह हो गई थी, मगर जुनैद का कुछ पता नहीं चल सका था। दाजी आतिफ भी घर आ गए थे। अब वो लोग परेशानी से बस किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। आयसन रो रही थी, इसके आंसू बार बार इसके ब्राउन गाल पर आ रहे थे, जिन्हें वो बहुत जल्दी से हाथ के पुष्ट से बार बार साफ कर रही थी। वो दाजी के डर की वजह से खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। कभी जब खाली दरवाजे को देखती तो आंसू मजीद आ जाते। दामिल बार बार कॉल लगा रहा था कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, मगर हर बार मोबाइल बंद का होना का पैगाम आ रहा था। जिसरा भी परेशान खड़ी थी, जबकि समीना बेजारी से कभी आयसन तो कभी सबको देख रही थी। दाजी वो इंस्पेक्टर साहब आए हैं बाहर। एक मुलाजमा ने आकर इतला दी तो जो फ़ौरन बाहर की तरफ भागे। इनके पीछे ही बाकी सब, जिनमें आयसन भी पहले थी, वो लोग बाहर आए तो इंस्पेक्टर साहब चलते हुए शाहजी के पास आए। शाहजी, कोई बुरी खबर ना देना, मेरा बेटा कहाँ है? दाजी ने कहा तो बाकी सब भी बाहर आ गए और दाजी के बराबर में ही आकर आयसन खड़ी हो गई थी।